हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मेनिया प्लेटफॉर्म। आज हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा शॉर्ट नोट्स भी हो जाएगा, एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ ऑफ टॉप सब्जेक्ट आरसीसी। ओके, सो सबसे पहले मॉड्यूलर रेशियो। तो जब हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड में पढ़ते हैं, मॉड्यूलर रेशियो एक टर्म आता है। ओके, मॉड्यूलर रेशियो का वैल्यू कितना होता है, जो कि होता है इलास्टिक ES बाय EC, राइट। सो उसमें से फॉर्मूला निकल आ जाता है हमारा 280/3 सिग्मा C, जो कि प्रूव करा गया है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील टू यंग्स मॉडुलस ऑफ द कंक्रीट। लीवर आर्म क्या होता है? ये डिस्टेंस किसका है कि हमारा जब हम रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम लेते हैं तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जो लेते हैं वो उसे हम कंक्रीट लेते हैं, राइट। कंक्रीट वाला पोर्शन लेते हैं और नीचे वाला में हम क्या करते हैं, क्लियर डिस्टेंस में स्टील रॉड प्रोवाइड करते हैं। तो क्या किया जाता है, लीवर आर्म जो होता है वो कितना लिया जाता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टेंसाइल से लेके कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का जो डिस्टेंस होता है उसे लिया जाता है, राइट। क्या किया जाता है, टोटल D से n-3 को माइनस कर दिया जाता है, राइट। टाइप्स ऑफ बीम। अब देखो, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ द बीम भी पढ़ते हैं, जिसमें आरसीसी में क्या पढ़ते हैं, ओवर एनफोर्स्ड, अंडर एनफोर्स्ड और एक बैलेंस सेक्शन पढ़ते हैं। तो बैलेंस सेक्शन में बैलेंस सेक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसमें स्टील और कंक्रीट जो है वो तो दोनों अपने स्ट्रेसेस मतलब साइमल्टेनियसली रीचेस करते हैं, ठीक है, जो कि हालांकि कभी होता नहीं है। ओके, देन अंडर एनफोर्स सेक्शन। ओके, अंडर एनफोर्स सेक्शन क्या होता है कि जिसमें मतलब कि अंडर एनफोर्स मतलब कि जिसमें स्टील का जो स्ट्रेसेस है ना वो पहले रीच हो जाएगा, ओके, एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट। मतलब कंक्रीट इसका मतलब ये है कि जो जल्दी स्ट्रेस को जिसका स्ट्रेस जो अपने स्ट्रेसेस को जल्दी अल्टीमेटली रीच कर जाएगा वो उसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा। जिसका जितना कम अमाउंट होगा वो उतना जल्दी रीच कर जाएगा, राइट। तो अभी देखो, स्ट्रेस इन द स्टील रीचेस टू परमिसिबल वैल्यू बट स्ट्रेस इन द कंक्रीट नॉट रीचेस। तो होता क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये अंडर रेनफोर्स है। अंडर रेनफोर्स मतलब कि जो रेनफोर्स का अमाउंट है वो कम है, ओके, इसीलिए तो वो अपना परमिसिबल वैल्यू जो है स्ट्रेसेस का वो रीच कर जा रहा है, ठीक है, रीच कर जा रहा है ये जल्दी एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट। सॉरी, पहली बार मैंने गलत बता दिया, उल्टा कर दिया। लेकिन होता क्या है कि जिसका अमाउंट जितना कम रहेगा वो उतना जल्दी स्ट्रेसेस को गेन कर लेगा ना। जिसका अमाउंट जितना ज़्यादा होगा उसे स्ट्रेस गेन करने में टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे अंडर एनफोर्स है मतलब स्टील का अमाउंट कम है, ठीक है। और देखो, एक बात ये है कि ओके, ठीक है, ये बात बाद में डिस्कस करेंगे। तो अंडर एनफोर्स का मतलब ये है कि जो स्टील है वो अपना स्ट्रेसेस जो है वो अल्टीमेटली बहुत जल्दी रीच कर लेगा एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट। ओवर एनफोर्स बस उसका उल्टा होगा। ओवर एनफोर्स मतलब कि अमाउंट किसका ज़्यादा है, स्टील का ज़्यादा है ना। तो स्टील जो है अपना स्ट्रेसेस क्या करेगा ना, एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट लेट में करेगा। इसका मतलब ये है कि वो अपने स्ट्रेस को कंक्रीट जो है वो अपने स्ट्रेस को फुल्ली यूटिलाइज कर लेगा, ठीक है। द स्ट्रेसेस इन द कंक्रीट रीचेस फुल वैल्यू बट स्ट्रेसेस इन द स्टील not reaches the actual neutral axis lies below the neutral axis। अच्छा देखो, किसका अमाउंट ज़्यादा है, ओवर एनफोर्स स्टील का अमाउंट ज़्यादा है तो न्यूट्रल एक्सिस जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, ओके, बिलो द न्यूट्रल। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो होगा वो हमारा बैलेंस सेक्शन का जो मतलब कि एक्चुअल जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वो हमारा न्यूट्रल एक्सिस जो होगा बैलेंस सेक्शन के कंपेयर में वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। और अंडर एनफोर्स में क्या होगा, स्टील का अमाउंट कम है ना, तो जो न्यूट्रल एक्सिस जाएगा वो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो होगा वो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जाएगा, बैलेंस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल, हाँ, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस मतलब कि बैलेंस सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस जो होगा उसे ही हम बोलेंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। उस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जाएगा वो, ओके। तो अभी देखो, हम नॉर्मली कौन सा यूज़ करते हैं, ये भी मैटर करता है कि 3 टाइप के बीम हैं, बैलेंस सेक्शन है, अंडर एनफोर्स सेक्शन है, ओवर एनफोर्स सेक्शन है। तो हम किस टाइप के सेक्शन को यूज़ करते हैं, तो बात आता है ये। तो देखो, कंक्रीट जो है वो ब्रिटल है, वो विथआउट एनी वार्निंग क्या करेगा, टूट पड़ेगा। विथआउट एनी वार्निंग वो टूट जाएगा, गिर जाएगा, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, बहुत सारे डैमेजेस हो सकते हैं, बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन स्टील जो है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि जब वो टूटने वाला होगा, वो डक्टाइल मटेरियल है ना,
तो वो हमें वार्निंग देगा कि मैं टूटने वाला हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में, जो हमारा लॉसेस होगा, जो हमारा डैमेज होगा, उसे हम रोक सकते हैं, ये उसकी जगह में कुछ भी रिपेयरिंग करके कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं हमारा स्टील जो है वो जल्दी से अपना मतलब कि एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट स्टील ही हमारा स्टील का जो स्ट्रेस वैल्यू है वो जल्दी रीच हो जाए। यही हम चाहते हैं ना कि स्टील जल्दी अगर रीच हो गया, अगर देखो ओवर एनफोर्स है, मान लो ओवर एनफोर्स है, ओवर एनफोर्स मतलब कि ओवर एनफोर्स का मतलब क्या होता है? ओवर एनफोर्स का मतलब ये है कि स्टील का जो अमाउंट है वो कंक्रीट से ज़्यादा है, राइट? स्टील का अमाउंट है वो कंक्रीट से ज़्यादा है, तो स्ट्रेस कौन जल्दी रीच करेगा यहाँ पे? कंक्रीट रीच करता है। तो कंक्रीट अगर रीच कर लिया, वो टोटली अपना स्ट्रेस को यूटिलाइज़ कर लिया, रीच कर लिया, उसका मतलब कंक्रीट जल्दी टूटेगा। कंक्रीट जल्दी टूटेगा विथआउट गिविंग वार्निंग, क्योंकि वो ब्रिटल मटेरियल है तो वो जल्दी टूट जाएगा। स्टील उस वक्त अपना स्ट्रेस को गेन नहीं किया होगा, तो वो हमें कुछ भी वार्निंग नहीं दे सकता। लेकिन वहाँ पे कंक्रीट जो है वो अपना स्ट्रेस फुल्ली रीच कर लिया है, उसका वैल्यू टोटली फुल परमिसिबल वैल्यू जो है वो टोटली रीच हो गया, तो वो क्या करेगा? टूटेगा, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा, फेल्योर हो जाएगा उस वक्त। अच्छा, तो एक बात है कि फेल्योर होगा, तो ये वाला जो होगा वो ब्रिटल फेल्योर होगा, जो कि हमें कोई भी वार्निंग नहीं देगा। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ओवर एनफोर्स हो, हम हमेशा चाहेंगे क्या कि अंडर एनफोर्स हो। अब देखो अंडर एनफोर्स कैसे होगा? अंडर एनफोर्स मतलब कि स्टील का वैल्यू कम है, तो वो अपना स्ट्रेस का वैल्यू जो है वो जल्दी रीच कर लेगा। जल्दी रीच कर लेगा मतलब कि डैमेज होना शुरू होगा, फेल्योर होना शुरू होगा। तो अब देखो फेल्योर होना शुरू होगा उस, तो या मतलब कि इसका मतलब क्या है कि इसका डक्टिलिटी जो है वो ज़्यादा है, तो वो हमें वार्निंग देगा उस वक्त कि ये टूटने वाला है। तो स्टील टूटेगा तो कंक्रीट तो ऑटोमेटिकली टूटेगा ही ना, फेल्योर होगा। तो अब स्टील क्या करेगा? वार्निंग देगा हमें। तो स्टील जो वार्निंग देगा, स्टील वार्निंग देगा, तो हम उस वक्त ये जान सकते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर डैमेज होने वाला है, ये सर्विसिबिलिटी और हमें नहीं दे सकता, तो हमें रिपेयर करना है, ठीक है। इन केस ऑफ अंडर इन्फोर्स सेक्शन द स्टील टेंड्स टू एलोंगेट एंड बेंडिंग मूवमेंट टेक्स प्लेस, दिस गिव वार्निंग बिफोर फेल्यूर, हेंस इट एडवाइज टू डिज़ाइन अंडर इन्फोर्स सेक्शन। तो यहाँ पे यही बोल रखा है कि स्टील जो है वो एलोंगेट होता है, लेकिन कंक्रीट जो है वो एलोंगेट नहीं होता है, वो सडनली टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, फेल्योर हो जाता है ब्रिटल होने के कारण। लेकिन स्टील वैसा नहीं है, स्टील हमें वार्निंग देता है कि मैं टूटने वाला हूँ, मैं स्ट्रक्चर फेल्योर होने वाला है, तो यू कैन रिपेयर मी, ओके। शियर स्ट्रेस, तो हमारे बीम में शियर स्ट्रेस भी आते हैं, तो हम सब बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो अभी देखो शियर फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे आता है? सपोर्ट में आता है। तो सपोर्ट में जो हम रेनफोर्समेंट बार यूज़ करेंगे ना, उसका स्पेसिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि कम स्पेसिंग में दिया जाता है, क्योंकि फोर्स ज़्यादा उस वक्त शियर फोर्स, वहाँ पर शियर फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होता है, तो उसे कैरी करने के लिए ज़्यादा रेनफोर्स बार का ज़रूरत होता है। तो हम जो रेनफोर्स बार यूज़ करेंगे मिनिमम डिस्टेंस में देंगे, बट सेंटर में क्या होता है? शियर फोर्स का वैल्यू जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है ना, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कम फोर्स आ रहा है ना, तो वहाँ पे कम रेनफोर्स बार भी हम मतलब कैरी कर लेगा, ठीक है। द शियर स्ट्रेसेस कॉज ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट। अब देखो जैसे कि शियर स्ट्रेसेस क्यों कॉज होगा? क्योंकि वेरिएशन होता है, जैसे जैसे बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन होता है, शियर फोर्स उसके वजह से ही ऑकर होता है। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस इन कंक्रीट रेक्टेंगुलर बीम इज़ 1.5 टाइम्स टू द एवरेज शियर स्ट्रेस। तो अब देखो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हम एक रेक्टेंगुलर बीम है, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो अपने आप में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रखा है कि मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेसेस होंगे रेक्टेंगुलर बीम के केस में वो कितना होना चाहिए। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय टाउ एवरेज जो होता है वो होता है शियर फोर्स बाय एरिया, ठीक है। फोर्स बाय एरिया जो होता है स्ट्रेस होता है ना, तो शियर स्ट्रेस जो होगा शियर फोर्स बाय एरिया, ओके, यही होता है। इफ़ द शियर स्ट्रेस एक्सिड्स 0.5 न्यूटन पर mm² देन शियर एनफोर्समेंट इज़ प्रोवाइडेड। अब देखो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन रेक्टेंगुलर सेक्शन जो होगा वो 1.5 इंटू टाउ एवरेज के बराबर होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम। अगर मान लो कि शियर स्ट्रेस का वैल्यू जो है 0.5 न्यूटन पर mm² से बढ़ गया, तो हम वहाँ पे शियर एनफोर्समेंट देंगे। तो शियर एनफोर्समेंट के फॉर्म में हम क्या क्या देते हैं? स्टीरअप्स देते हैं, बेंट अप स्टीरअप्स देते हैं, वर्टिकल स्टीरअप्स देते हैं ना। इफ़ द शियर स्ट्रेस जो है वो एग्जीड कर जाएगा 2 न्यूटन पर mm² से, तो हमें सेक्शन को रिडिज़ाइन करना है। अब देखो मतलब
मतलब कि 0.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से बढ़ा तो हमें वहाँ पे स्टीरअप मतलब कि शियर रेनफोर्समेंट देना होगा। अगर 2 न्यूटन पर एम स्क्वायर से बढ़ गया तो हमें उसे रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना टाउ मैक्सिमम जो है वो वैल्यू वो क्रॉस कर लिया है। ठीक है, उस पॉइंट से वहाँ से फेलियर शुरू हो जाएगा, मतलब कि उसके बाद वहाँ से फेलियर शुरू होना हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा सेक्शन हमें नहीं चाहिए जो फेलियर शुरू हो जाए, उतना स्ट्रेस कैरी नहीं कर पाएगा, तो इससे अच्छा है हम उसका सेक्शन ही चेंज करते हैं। ओके, देन स्टीरअप्स। द रेनफोर्स्ड शियर रेनफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स कॉल्ड स्टीरअप्स। तो स्टीरअप्स हम किससे बोलेंगे कि शियर इन्फोर्समेंट के रूप में जो हम वर्टिकल बार्स प्रोवाइड करते हैं उसे स्टीरअप्स बोलते हैं। बेंटअप स्टीरअप्स ही होते हैं। ओके, डबली रेनफोर्स। अब देखो कई जगह में क्या होता है कि मतलब सिंगली रेनफोर्स में क्या हुआ कि एक होता है कंक्रीट, मतलब कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो होता है वो कंक्रीट का जोन होता है, कॉम्प्रेशन जोन होता है, नीचे वाला टेंशन जोन होता है जहाँ कि हम लोग रेनफोर्समेंट बार यूज़ करते हैं। तो अब देखो बात ये हो जाता है कि जितना बार का डेप्थ है, ठीक है, जितना बार का डेप्थ है मुझे वो उसी डेप्थ में, ठीक है, हम चाहते हैं कि मेरा कंक्रीट बीम जो है उसका जो डेप्थ है वो उतना ही रहे, लेकिन वो जितना लोड लेता है उससे ज़्यादा लोड ले, हम ये चाहते हैं। ठीक है, और सेक्शन को चेंज भी हम नहीं करना चाहते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें सेक्शन को उतना ही रखना है लेकिन लोड ज़्यादा देना है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, रेनफोर्स बार जो है वो कंक्रीट जोन में साथ साथ टेंशन जोन। ठीक है, टेंशन जोन में तो वैसे भी हमने दे रखा है और हमें और भी लोड अप्लाई करना है और डेप्थ भी चेंज नहीं करना है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें उस केस में रेनफोर्समेंट बार जो है वो कंक्रीट जोन में भी देना पड़ेगा, कॉम्प्रेशन जोन में भी देना पड़ेगा। तो द बीम इन विच स्टील रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड बोथ साइड्स, दैट इज इन टेंशन एंड कॉम्प्रेशन साइड। ओके, देन कॉलम्स के बारे में देखें तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि कॉलम और कॉलम एंड पेडेस्टल को हम कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या किया जाता है, जब हमारा लिस्ट जो हमारा इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय लिस्ट लेटरल डायमेंशन जो अगर 3 से कम है तो वो हो जाता है हमारा पेडेस्टल, अगर 3 से ज़्यादा है तो वो हो जाता है कॉलम। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ बाय लिस्ट लेटरल डायमेंशन ओके इज़ लेस देन 3 मतलब दैट इज़ कॉलम। ओके, मतलब ये बोल रखा है दी कॉलम इट्स जनरली इट्स लेटरल डायमेंशन इज़ 3 टाइम्स दी लिस्ट लेटरल, मतलब कि लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स ले लेते हैं या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अगर ग्रेटर हुआ तो कॉलम लेते हैं। नॉर्मली हम ये जानते हैं कि 3 मतलब वो ग्रेटर वर्ड शायद मिस कर दिया है, लेकिन अगर 3 से ज़्यादा हुआ तो हम क्या करते हैं, कॉलम लेते हैं। या और 3 से अगर कम हुआ तो उसे पेडेस्टल लेते हैं, शॉर्ट कॉलम। अब देखो, अब जब इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय लेटरल डायमेंशन, ओके, लिस्ट लेटरल डायमेंशन जो होता है वो अगर 12 से कम है तो उसे शॉर्ट कॉलम लेते हैं, और अगर 12 से ज़्यादा हुआ तो उसे लॉन्ग कॉलम लेते हैं। ठीक है, रेनफोर्समेंट ओके, रेनफोर्समेंट के बारे में क्या जानते हैं। लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इज़ बिटवीन 0.8 to 3% ऑफ द ग्रॉस एरिया। किस केस में, ये मतलब कॉलम के बारे में कॉलम का कोडल प्रोविज़न दे रखा है कि अब देखो कॉलम में हम जानते हैं मिनिमम रेनफोर्समेंट जो रहता है वो 0.8% ऑफ द ग्रॉस एरिया रहता है और मैक्सिमम जो होता है 6% ऑफ द ग्रॉस एरिया रहता है। ठीक है, जो डायामीटर होगा वो 12 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मिनिमम कवर जो देते हैं वो 40 mm देते हैं फुटिंग के केस में, जैसे 50 mm देते हैं। ठीक है, हेलिकल रेनफोर्समेंट 6 बार्स शुड बी देयर, मतलब कि अगर सर्कुलर कॉलम है, ठीक है, सर्कुलर कॉलम है तो वहाँ पे हम 6 बार देते हैं। वैसे ही रेक्टेंगुलर कॉलम है तो वहाँ पे 4 बार देते हैं। स्लैब, तो स्लैब के बारे में हम सबको पता है कि 1 वे स्लैब होता है, 2 वे स्लैब होता है। तो बाकी के नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।